गुड मॉर्निंग। आज की हमारी टॉपिक होगी नाउन आर फ्रेज इन ए पोजिशन। नाउन आर फ्रेज इन ए पोजिशन। आज हम इस विधि के माध्यम से दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि सीखें। ए पोजीशन, व्हाट इज ए पोजीशन? तो ए पोजीशन है क्या? And a position occurs when two words are placed beside each other in a sentence so that one describes another. जब किसी फ्रेज को हम अगल बगल लिखते हैं और इस प्रकार लिखते हैं, जब एक की व्याख्या दूसरी करे तो इसको हम ए पोजीशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि नाउन फ्रेज इन ए पोजीशन। नाउन फ्रेज इन ए पोजीशन है क्या? इट इज नाउन फ्रेज इन ए पोजीशन व्हिच इज रिटेन इमीडिएटली आफ्टर अनदर फ्रेजेस आर प्लेस्ड फ्रेज। नाउन के तुरंत बाद लिखा जाता है, और जब दो नाउन फ्रेजेस या नाउन या फ्रेजेस अगल बगल हो, when we have two noun phrases, the second noun phrase is called noun phrase in a position. कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे देखते हैं और समझते हैं। राणा प्रताप, the king of Mewar, king of Mewar was a brave warrior. राणा प्रताप, the king of Mewar was a brave warrior. यहां राणा प्रताप नाउन जो इस वाक्य में सभी का काम कर रहे हैं, इनके लिए जो फ्रेज आया द किंग ऑफ मेवाड़, when there are two phrases in a sentence, the second phrase is called phrase in a position. इस प्रकार से यह पार्ट phrase in a position का काम कर रहा है। किसका? राणा प्रताप। बच्चों, इस विधि के माध्यम से हम जिस नाउन के लिए फ्रेज आता है, जो उस नाउन की व्याख्या करता है, जो उसी नाउन को इंडिकेट करता है, उसे उस नाउन के तुरंत बाद दो कामा के मध्य लिख दिया जाता है, और इसी पार्ट को फ्रेज इन ए पोजीशन कहा जाता है। समझने का प्रयास करते हैं बच्चों, बिल्कुल सरल है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा दिमाग यहां रखेंगे तो निश्चित रूप से आएगा। बिल्कुल ही सरल विधि के माध्यम से मैं इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। जब दिए गए वाक्यों में से किसी एक वाक्य के नाउन के विषय में कोई फ्रेज आता है, किसी एक वाक्य के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट के लिए कोई बात, उसी वाक्य में वह बात क्या हो सकती है? वह नाउन हो सकती है या फिर फ्रेज हो सकती है। उसी वाक्य में या फिर दूसरे वाक्य में कही जाती है, तो उस बात को वहां से उठाते हैं, जिस नाउन के लिए आया है उसके बगल में कामा लगाकर लिख दिया जाता है। तो हम देखते हैं कुछ वाक्यों के माध्यम से हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे गांधी जी
was a fish, a lover of fish. Fish. He never told a lie. Gandhi ji was lover of peace. He never told a lie. ये दो वाक्य हैं। इस वाक्य में आया हुआ नाउन गांधी जी। नाउन और फ्रेज इन ए पोजीशन का प्रयोग करते हुए जब भी दो वाक्यों को, दो सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर आप एक सिंपल सेंटेंस बनाते हो, तो ऐसी स्थिति में आपको फ्रेज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि उस वाक्य में या दूसरे वाक्य में उस नाउन के लिए कौन सा फ्रेज आया है। आप जान लीजिए फ्रेज किसको कहते हैं। फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विदाउट वर्ब, उसमें वर्ब नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों बहुत सरल तरीका है, फ्रेज को ढूंढेंगे कैसे? उस वाक्य में आए हुए शेष पार्ट, वर्ब के अतिरिक्त शेष पार्ट को आप देखेंगे कि क्या यह नाउन का काम कर रहा है। वर्ब को हमने छोड़ा, शेष पार्ट को लिया। ए लवर ऑफ पीस, नेवर टोल्ड ए लाई। देखो बच्चे, वर्ब को हमने छोड़ा, शेष पार्ट को लिया और देखने का प्रयास करेंगे कि क्या यह नाउन का काम कर रहा है, वाक्य में आए हुए नाउन का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गांधी जी यहां पर सब्जेक्ट नाउन के रूप में, ए लवर ऑफ पीस किसके लिए आया? गांधी जी के लिए। अब हमें मिल गया। जब मिल गया तो क्या करेंगे? गांधी जी के जस्ट बगल में, क्योंकि फ्रेज जब भी आएगा, जिस नाउन के लिए फ्रेज आया है उसके तुरंत बाद लिखा जाता है। इस प्रकार से ये वाक्य हो जाएगा, गांधी जी कमा ए लवर ऑफ पीस खत्म हुआ। बच्चों करना क्या है? शेष पार्ट में जो दूसरा भाग बचा हुआ, जिस पार्ट से आप फ्रेज बनाए, फ्रेज को आप लिखेंगे, लेकिन वर्ब कहां से लिखा जाएगा? अगर सब्जेक्ट के लिए फ्रेज आया है तो सब्जेक्ट के बगल में फ्रेज लिखने के बाद आपको वर्ब लिखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर के नियम के अनुसार सब्जेक्ट के बाद वर्ब का नंबर आता है। और वर्ब लिखेंगे कहां से? जिस वाक्य से आपने फ्रेज बनाया है उस वाक्य से आपको वर्ब नहीं लेना पड़ेगा, जो बचा हुआ वाक्य है उससे आपको वर्ब रखना पड़ेगा। इस प्रकार से वाक्य हो जाएगा, नेवर टोल्ड ए लाई। नेवर टोल्ड ए लाई। गांधी जी ए लवर ऑफ पीस नेवर टोल्ड ए लाई। नेवर टोल्ड ए लाई इफ फ्रेज इन एपोजिशन। एपोजिशन मतलब साइड बाय साइड। गांधी जी के लिए जो फ्रेज आया, जो इस नाउन का काम कर रहा है, उसे क्या करेंगे? उसके तुरंत बगल में लिख देंगे। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं। अश्वपति was a king of Magh. He had a beautiful daughter. Ashwati was a king of Ashwati was the king of Magh. He had a beautiful daughter. देखो बच्चे, इस वाक्य में अश्वपति एक नाउन है
देखते हैं कि क्या इस नाउन के लिए कोई फ्रेज आया है। तो फ्रेज ढूंढने के लिए बहुत सरल तरीका मैंने बताया आपको। वर्ब को छोड़ करके आपको देखना है कि क्या शेष पार्ट उस नाउन का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वर्ब को हमने छोड़ा, द किंग ऑफ मद। दूसरे वाक्य से भी देखते हैं कि क्या यह फ्रेज इस नाउन के लिए आया है, इस नाउन का काम कर रहा है। ए ब्यूटीफुल डॉटर, ए ब्यूटीफुल डॉटर इस नाउन का काम नहीं कर रहा है। जब इस नाउन का काम नहीं करेगा तो आप क्या करेंगे, काम क्या कर रहा है। दूसरा सेंटेंस में वर्ब के बाद जो शेष पार्ट आया इस के रूप में काम नहीं करेगा। पहले सेंटेंस में देख लेते हैं, द किंग ऑफ मद। द किंग ऑफ मद किसके लिए आया, अश्वपति। तो आप क्या करेंगे, अश्वपति के तुरंत बाद कामा लगा करके द किंग ऑफ मद को लिखेंगे। यह आपका फ्रेज इन ए पोजीशन होगा। देखिए, अश्वपति, अश्वपति, द किंग ऑफ मद जो अश्वपति के लिए आया है। तो आप क्या करेंगे, इसके तुरंत बगल में लिखेंगे द किंग ऑफ मद। बच्चे खत्म हुआ, इस कामा को लगाएंगे, क्योंकि जब सब्जेक्ट के लिए फ्रेज आता है तो दो कामा के बीच लिखा जाता है। अब दूसरे वाक्य से आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब को लेकर लिखना पड़ेगा। तो इस वाक्य में वर्ब है हैड ए ब्यूटीफुल डॉटर। अश्वपति, द किंग ऑफ मद, हैड ए ब्यूटीफुल डॉटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, Shakespeare was the greatest playwright of world. He was not very educated. दो वाक्य, शेक्सपियर was the greatest playwright of the world. He was not very educated. इस वाक्य में नाउन शेक्सपियर। अब इसमें फ्रेज ढूंढने का प्रयास करते हैं, द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें देखते हैं वेरी एजुकेटेड। तो बच्चे देखेंगे शेक्सपियर के लिए कौन सा फ्रेज उपयुक्त है। द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ वर्ल्ड। द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ द वर्ल्ड किसके लिए आया, शेक्सपियर की व्याख्या कर रहा है। ये नाउन का काम कर रहा है, जो कि आप जानते हैं टू फ्रेजेस रिफर्स टू द सेम पर्सन, सेम प्लेस एंड सेम थिंग। तो ये किसको रिफर कर रहा है, शेक्सपियर को। तो इसे शेक्सपियर के बगल में कामा के मत लिखेंगे, हो जाएगा शेक्सपियर कामा द ग्रेटेस्ट प्लेराइट ऑफ वर्ल्ड। ये पार्ट खत्म हुआ, कामा लगाएंगे
दूसरे पार्ट में से वर्ब को आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो पहले ही मैंने बता दिया है, ए सिंपल सेंटेंस मस्ट हैव ए फाइनाइट वर्ब। एक सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब अवश्य होनी चाहिए। जिस वाक्य से आप फ्रेज बनाएंगे उसके वर्ब को नहीं लिखेंगे, लेकिन जो अगला वाक्य है उसमें वर्ब को लेकर के आपको लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से हो जाएगा, वाज नॉट वेरी एजुकेटेड। शेक्सपियर के लिए ये फ्रेज आया जो शेक्सपियर का ही काम कर रहा है, इस वजह से शेक्सपियर के लिए जो वाक्यांश है उसको 2 कामा के मध्य लिख देंगे। ध्यान रखना है, जब सब्जेक्ट के लिए फ्रेज आता है 2 कामा के मध्य, ऑब्जेक्ट के लिए फ्रेज आए या वाक्य के अंत में फ्रेज आए, तो जिस ऑब्जेक्ट के लिए आया है, जिस नाउन की व्याख्या कर रहा है, उसके बगल में कामा लगा करके लिखते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लिख देगा। चलिए एक वाक्य और लेते हैं जिसमें कम से कम 2 फ्रेज आए। इसका प्रयोग आप कैसे करेंगे? जैसे महात्मा गांधी was a lover of peace. He had once been a lawyer. दो वाक्य, महात्मा गांधी was peace of lover। एक वाक्य और लेते हैं, he preached नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस। बच्चे 3 वाक्य हो गए। महात्मा गांधी was a lover of peace, he had once been a liar, he preached non-violence। इसमें एक नाउन महात्मा गांधी। अब हम फ्रेज को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या कोई फ्रेज इस नाउन की व्याख्या कर रहा है। तो फ्रेज ढूंढने के लिए वर्ब को छोड़कर आप फ्रेज ढूंढेंगे, a lover of peace। इसमें once been a liar, इसमें देखें वर्ब के बाद ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, इस वजह से ये फ्रेज इसके लिए उपयुक्त, ये उसके लिए उपयुक्त नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, ए लवर ऑफ पीस महात्मा गांधी को रेफर कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, वंस बीन ए लायर, यह भी महात्मा गांधी को रेफर कर रहा है। इसमें इस नाउन के लिए 2 फ्रेजेज आए, ए लवर ऑफ पीस, वंस बीन ए लायर। तो बच्चे दोनों फ्रेजेज को महात्मा गांधी के बगल में लिखना। तीनों वाक्यों में आपने देख लिया। सबसे पहले जब नाउन और फ्रेज इन ए पोजीशन का आपको प्रयोग करना है, नाउन या और फ्रेज इन ए पोजीशन का प्रयोग करते हुए 2 सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है, तो आप फ्रेज को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या दिए गए वाक्यों में से दिए हुए नाउन की कोई व्याख्या कर रहा है। और फ्रेज को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारा तरीका है। आपको वर्ब को छोड़ना है और शेष पार्ट को देखना है कि क्या वह शेष पार्ट किसी नाउन की व्याख्या कर रहा है। तो चले देखते हैं, महात्मा गांधी ए लवर ऑफ पीस, या महात्मा गांधी की व्याख्या कर रहा है बच्चों। दूसरे वाक्य में he had once been a liar, ये भी महात्मा गांधी को ही इंडिकेट कर रहा है। नॉन वायलेंस, इससे कोई व्याख्या नहीं हो पा रही, उस सब्जेक्ट को नहीं बता रहा है, उस नाउन को नहीं बता रहा। तो आप क्या करेंगे,
महात्मा गांधी कामा, आप इस फ्रेज को उठाएंगे, यहां लिख देंगे इस नाउन के बगल में, ए लवर ऑफ पीस। बच्चे ये पूरा हुआ, कामा लगाएंगे। यह फ्रेज भी महात्मा गांधी को ही रिफर कर रहा है, इसलिए इस फ्रेज को भी लिखना पड़ेगा। वंस ए लॉयर, वंस ए लॉयर, ये भी समाप्त हुआ। चूंकि आपने फ्रेज लिख लिया, सब्जेक्ट के लिए फ्रेज आया, तो जो शेष बचा हुआ सेंटेंस है उसमें वर्ब को लेते हुए आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब भी, एक फाइनाइट वर्ब भी होनी चाहिए। प्रेस्ट नॉन वायलेंस, इस प्रकार से नाउन और फ्रेज एंड एपोजिशन का प्रयोग करते हुए इस सिंपल सेंटेंस को हमने बनाया। महात्मा गांधी एक नाउन सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इसमें लवर ऑफ पीस किसके लिए आया? महात्मा गांधी को इंडिकेट कर रहा है। वंस ए लायर, यह भी महात्मा गांधी को रिफर कर रहा है। इस वजह से ये दोनों फ्रेज इन एपोजिशन। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस के माध्यम से इसे और क्लियर करने का प्रयास करते हैं। एक सेंटेंस है, अविनाश कुमार is a doctor. He lives in Varanasi. It is the religious capital of India. तीन सेंटेंस। अविनाश कुमार इज ए डॉक्टर, ही लिव्स इन वाराणसी, इट इज द रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया। बच्चे, हम नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे, नाउन फ्रेज को आइडेंटिफाई करेंगे। नाउन के लिए कौन सा फ्रेज आया है इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वर्ब को छोड़ेंगे, ए डॉक्टर, इसमें कोई नाउन नहीं। एक नाउन वाराणसी है, वाराणसी को क्या देखते हैं? रिफर करता है। पहले वाक्य में अविनाश कुमार नाउन जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसमें ए डॉक्टर किसके लिए आया? अविनाश कुमार के लिए। यह अविनाश कुमार का फ्रेज होगा, यानी इस नाउन का फ्रेज होगा। दूसरे वाक्य में ही अविनाश कुमार के लिए आया, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। वाराणसी एक नाउन आया है। देखते हैं कि क्या अगले वाक्य में वर्ब के बाद जो शेष पार्ट है या किसी नाउन को रेफर कर रहा है। द रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया, या किसको रिफर कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है? वाराणसी को। तो यह वाराणसी के लिए फ्रेज बनेगा, इस नाउन के लिए यह फ्रेज बनेगा। इस प्रकार से इस वाक्य में दो फ्रेजेज आ गए। एक फ्रेज अविनाश कुमार के लिए और दूसरा वाराणसी के लिए। आप वाक्य बनाएंगे, अविनाश कुमार, बच्चे इसका फ्रेज है ए डॉक्टर, ए डॉक्टर कामा, फ्रेज के सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा? वर्ब लिखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर का नियम यही कहता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का ही नंबर आता है। तो
लिव्स, क्योंकि इस वाक्य में आए हुए वर्ब को लिखेंगे आप, लिव्स इन वाराणसी। लेकिन अगले वाक्य में वाराणसी के लिए भी एक वाक्यांश का प्रयोग हुआ, इसलिए इसको वाराणसी के बगल में लिख देंगे द रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया। बच्चे, अविनाश कुमार के लिए एक वाक्यांश जो अविनाश कुमार को ही इंडिकेट कर रहा है, तो जो फ्रेज इसके लिए आएगा इसके बगल में लिख देंगे। अगर वाक्य में आए हुए किसी दूसरे नाउन के लिए भी कोई फ्रेज अगले वाक्य में या उसी वाक्य में आया है, तो जिस नाउन के लिए फ्रेज आएगा ठीक उसी के बगल में उसे कामा लगाकर लिख दिया जाता है। इस प्रकार से यह वाक्य हुआ अविनाश कुमार, इसके लिए फ्रेज ए डॉक्टर। सब्जेक्ट के बाद बच्चे वर्ब का नंबर आता है, क्योंकि जो अगला फ्रेज आया है वह वाराणसी को इंडिकेट कर रहा है, और वाराणसी कहां लिखा जाएगा, वर्ब के बाद। लिव्स इन वाराणसी, अब वाराणसी को इंडिकेट कर रहा है अगला फ्रेज, इसलिए वाराणसी के बगल में कामा लगा करके रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया आपको लिखना पड़ेगा। इस तरह से एक वाक्य, इस वाक्य में अविनाश कुमार के लिए एक फ्रेज, तो अविनाश कुमार के बगल में, वाराणसी के लिए एक फ्रेज, तो वाराणसी के बगल में कामा लगा करके इस वाक्य को लिख देंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, मिल्टन died in 1664. He was the author of Paradise Lost. Paradise Lost. Milton died in 1664. He was the author of Paradise Lost. इसमें सबसे पहले इस नाउन के लिए आप फ्रेज ढूंढने का प्रयास करेंगे, फ्रेज को आइडेंटिफाई करेंगे। द ऑथर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ये फ्रेज नहीं हो सकता, तो मिल्टन के लिए जो फ्रेज आया है वह है द ऑथर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। दोनों एक ही व्यक्ति हैं, द ऑथर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कहेंगे, इसका मतलब हुआ मिल्टन। तो मिल्टन के लिए जो फ्रेज आया वह अगले वाक्य में है, तो आप क्या करेंगे, मिल्टन के बगल में आप फ्रेज को लिखेंगे, मिल्टन द ऑथर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, लॉस्ट कामा लगाएंगे बच्चे। जिस वाक्य से आप फ्रेज बनाते हैं उस वाक्य के वर्ब को नहीं लिखते, उस वाक्य के वर्ब को ड्रॉप कर दिया जाता है। आप चूंकि इस वाक्य से फ्रेज आपने बनाया इसलिए इस वाक्य के वर्ब को नहीं लिखेंगे। अब इस वाक्य से वर्ब को लिखना पड़ेगा आपको, डाइड died in 1664। इस प्रकार से तमाम उदाहरणों के माध्यम से हम दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंस को लेकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि बताए, जिसमें नाउन और फ्रेज इन पोजीशन का आप प्रयोग करेंगे। बच्चों बस ध्यान रखना है, बहुत सरल बात है। जिस नाउन के लिए वाक्य में अगर कोई नाउन आया है, वह सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो या कॉम्प्लीमेंट हो, उसके विषय में कोई भी बात जो उस नाउन को ही इंडिकेट कर रहा है, उस नाउन का ही काम कर रहा है, उसको दो कामा के मध्य जिस नाउन के लिए आया है उसके बगल में लिख देते हैं। और इस तरह से नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन की टॉपिक समाप्त हुई।
अब हम अगले फ्रेंड्स